नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इसका एक भाग यानी कि एक सीज़न अपलोड हो चुका है। दूसरा सीज़न का ये चौथा पार्ट है। लगभग 3 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, उन 3 पार्ट्स और पहले सीज़न को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। ओम ने पहले लेटर को देखा, फिर आशा को देखकर गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम, नौकरी से मत निकालिए प्लीज़। मेरे बच्चे शादी के लायक हैं, उनकी शादी कैसे करूँगा? मैम, आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप मुझे शुरू से ही जानते हैं। फिर भी आपने इतनी ओछी बात कह दी, बिना एक बार भी सोचे। रही मेरे पति की बात, तो आप कौन होते हैं उनके बारे में बोलने वाले? क्या आपको सच पता है? क्या आप मेरे पति से मिले थे या उनकी बॉस से, या फिर आपको ये सब मैंने बताया? अगर हमें कोई सच पूरा ना पता हो तो हमें चुप ही रहना चाहिए, और अगर चुप नहीं रह सकते तो कम से कम अंजाम का विचार तो ज़रूर करना चाहिए। आप उम्र और रिश्तों के तजुर्बे में मुझसे आगे हैं ना? आपको पता होना चाहिए कि अपने शब्दों की मर्यादा क्या है। आप मुझे कब से जानते हैं? क्या मैंने कभी आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, या किसी और एम्प्लॉय को, या उनके बारे में किसी और को? नहीं ना? तो आपने ये सब कैसे बोल दिया? देखिए ओम जी, मैं अपने लिए आज तक बहुत कुछ सुनती आई हूँ और बर्दाश्त भी किया है, लेकिन माफ़ कीजिए ओम जी, मैं अपने पति के बारे में गलत नहीं सुन सकती। आशा ने कहा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मैडम प्लीज़, ओम ने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर मुझे छोटा महसूस मत करवाइए ओम जी। आपने मेरे बारे में कहा, मैंने सहन कर लिया, लेकिन आप मेरे पति के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कहकर आशा लगभग चिल्ला पड़ी। ओम जी और भी अधिक डर गए और केबिन से बाहर आ गए। उनके जाने के बाद आशा ने पानी का गिलास पिया और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसे रह रहकर ईशान की याद आ रही थी। ईशान के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। आशा का मन नहीं लग रहा था काम करने में। वो इधर उधर टहलने लगी, फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। इसलिए वो केबिन से निकलकर ऊपर के फ्लोर में बने कमरे में चली गई, जहाँ वो अक्सर रहती थी। आशा खुद ही में ही गुम थी कि उसका फ़ोन बजा। आशा ने देखा मिस्टर वागले का कॉल था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसने फ़ोन साइलेंट करके साइड में रख दिया और थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी। आशा ने शाम को फ़ोन देखा तो मिस्टर वागले की बहुत सारी मिस्ड कॉल और बहुत सारे मैसेज पड़े हुए थे। आशा ने बाद में जवाब देने का सोचा और अपने केबिन में आ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आज उसने मिस्टर ओम को कंपनी से निकाल दिया था। उसका मन अभी भी शांत नहीं था और बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसे ओम की कही हुई बात याद आ रही थी, मैम प्लीज़, मेरे बच्चे शादी के लायक हैं, उनकी शादी कैसे करूँगा? आशा को याद आया कि कैसे पैसों की तंगी के कारण एक बार उसका रिश्ता नहीं हो पाया था। कैसे उसके मम्मी पापा परेशान हो गए थे जब एक बहुत बड़े घर में वो आशा की शादी करना चाहते थे, परंतु उन्होंने शादी बहुत ही भव्य तरीके से करने की डिमांड की थी। वो चाहते तो थे कि बेटी बड़े घर की बहू बने, परंतु जेब में इतना दम नहीं था। हालांकि आशा को वो रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि आशा का मानना था कि जो लोग अपने दिखावे के लिए दूसरे की भावनाओं को, उनकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ सकते, वो इंसान कभी भी जीवन भर साथ देने के लायक नहीं है। इसलिए आशा ने उस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया था। परंतु फिर भी आशा यह समझ सकती थी कि बिना पैसे के शादी करना एक बेटी के बाप के लिए वास्तव में बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और यह सोचकर आशा को ओम पर तरस आ गया। उसने ओम को कॉल करके तुरंत ऑफिस बुलाया। ओम भी कुछ देर में ही ऑफिस पहुंच गया और आशा के केबिन का दरवाज़ा नॉक करके बोला, मे आई कम इन मैडम? यस कम इन, आशा ने कहा और उनके अंदर आते ही उनके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाकर बोली, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन मैंने आपका ट्रांसफ़र मुंबई के हेड ऑफिस में कर दिया है। ओम की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद मैडम,
मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। इस बार ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपके बिना सोचे समझे बोले गए शब्द किसी को कितना आहत कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। कोई बात नहीं, आगे से ये सब ध्यान रखना। अब आप जा सकते हैं, आशा ने कहा तो ओम केबिन से बाहर आ गया। आशा ने मिस्टर वागले को कॉल लगाया। आशा जी, मैंने मेरे साथ आपकी भी अमेरिका की टिकट बुक कर दी है कल के लिए। मुझे लग रहा था मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मिस्टर वागले ने फ़ोन उठाते ही कहा। आशा ने अपने माथे पर उंगली फिराते हुए कहा, मिस्टर वागले, आप अपनी टिकट कैंसिल कर दीजिए और कल ऑफिस में आकर अपना अब तक के पैसे ले जाइए। लेकिन आशा जी, मिस्टर वागले बोलते रह गए, लेकिन आशा ने फ़ोन काट दिया। आशा कल की फ़्लाइट के बारे में सोचने लगी। उसने अपने मैनेजर को कॉल करके कहा कि एक फ़ीमेल असिस्टेंट हायर करने के लिए। मैं चलता हूँ ना आपके साथ मैम, मैनेजर ने कहा। यहाँ कौन संभालेगा? अमेरिका सिर्फ मैं जाऊँगी और वो भी कल की ही फ़्लाइट से। तुम सारे अरेंजमेंट्स देख लेना। ओके मैम। आशा फ़ोन रखकर अमेरिका जाने के बारे में सोचने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे पहली बार एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इससे पहले भी वो न जाने कितनी ही बार पेरिस, न्यूयॉर्क समेत कई विदेशी शहरों में जा चुकी थी, लेकिन कैलिफोर्निया जाने के बारे में सुनकर उसे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। आशा को वो नहीं जानती थी कि उसके भाग्य का लिखा उसका इंतजार कर रहा है। हमें चाहे कितना भी नकार लें, लेकिन किस्मत का लिखा सही वक्त पर हमें मिलकर ही रहता है। देखते हैं आगे क्या मोड़ लेगी आशा की जिंदगी और क्या लिखा है उसकी किस्मत के पन्नों में। श्यान घर जाकर रात में अपने दोस्त को वेरोनिका के बारे में बताने लगा। जैक ने कहा, तो क्या ख्याल है फिर? किस बारे में? वेरोनिका के बारे में। तू पागल हो गया है? 5 साल से इतना भी नहीं जान पाया तू? हाँ जानता हूँ, तू लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो क्या फिर लड़कों में रखता है? तू मार खाएगा अब मुझसे, और कुछ नहीं। कोई तो वजह होगी ना लड़कियों से डिस्टेंस बनाकर रखने की। किसी ने दिल तोड़ा है, या किसी ने धोखा दिया है, या फिर किसी ने तलाक दिया है। श्यान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से में कहा, जैक, निजी जीवन से दूर ही रहो, समझे तुम? अरे लेकिन, जैक बोलता ही रह गया। श्यान वहीं से उठकर अंदर कमरे में चला गया और उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। आशा ने अपनी अमेरिका जाने की तैयारी कर ली थी। आशा के साथ उसकी दोस्त कम असिस्टेंट रितु भी उसके साथ जाने को तैयार थी। आशा खुद को तैयार कर चुकी थी दीपिका पादुकोण से बात करने के लिए। हालांकि इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुश्किल था क्योंकि आज तक उसने खुद कभी किसी को कन्विंस नहीं किया था। सब कुछ अच्छा आशा का मैनेजर ही हैंडल करता था। भले ही काम करने में उसका 5 साल में 10 साल जैसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन कल उसे वर्ल्ड क्लास एक्ट्रेस की डेट लेना है, ये सोचकर ही आशा थोड़ी सी घबरा सी रही थी। आशा ने खुद को शांत किया और नींद की दवाइयाँ लेकर सो गई। किसी ने सही ही कहा था, पैसा और शांति एक साथ कभी नहीं हो सकती। जिसके पास शांतिपूर्ण जीवन है, उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है उनके पास शांतिपूर्ण जीवन नहीं है। 5 साल पहले यही आशा वक्त बेवक्त कभी भी सो जाया करती थी और अक्सर उसकी सास से ताने सुना करती थी, कितना सोएगी। आज उसी आशा को सोने के लिए नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बस वक्त का ही फेर है, वरना आशा जैसी साधारण सी लड़की इतनी बड़ी ब्रांड कंपनी की मालकिन, ये तो कभी कभी खुद उसे ही यकीन नहीं होता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में किसी फांस की तरह अटक जाती हैं और उसी दर्द के सहारे हम आगे बढ़ते जाते हैं। वही कड़वी बातें हमारे आगे बढ़ने का जरिया बन जाती हैं, हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। ईशान की यादें अक्सर ही आशा को इमोशनल कर जाती हैं, लेकिन उनकी कही वो नुकीली बातें आशा को और भी ज़्यादा मजबूत बनने के लिए उकसाती हैं।
ये किसी और की मेहनत की कमाई नहीं खाती। इतनी बड़ी कंपनी की एमडी है, सिर्फ अपने बलबूते पर। तुम तो कभी सपने तक देख नहीं सकती ऐसी कंपनी के एमडी बनने के भी। ये सब याद आते ही आशा उठकर बैठ गई। उसे काफी देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि वक्त के साथ दवाइयों का असर भी कम होने लगा था। आशा ने 2 गोलियां और उठाई और लेने के लिए, लेकिन फिर डॉक्टर की बात उसे याद आ गई। आशा जी, आप प्लीज नींद की दवाइयां ज्यादा मत लिया करें, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। आशा ने वो दवाइयां फेंक दी और खुद उठकर बाहर बालकनी में आ गई और शहर का नज़ारा देखने लगी। कुछ देर टहलने के बाद, फ्रेश और ठंडी हवा में सांस लेने के बाद उसे रिलैक्स्ड महसूस हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे नींद आ गई। सुबह होने पर अलार्म की आवाज़ से आशा उठ गई। उसने रितु को कॉल किया और उसकी तैयारी के बारे में पूछा, तो रितु पूरी तरह से तैयार थी अमेरिका जाने के लिए। आशा भी नहा धोकर तैयार हुई। आशा ने ब्लैक कलर की पैंट, वाइट शर्ट, उस पर ब्लैक ट्राउजर, ब्लेजर और ब्लैक कलर की हाई हील्स के साथ उसने गॉगल्स पहने, लेफ्ट हाथ में लग्जरी ब्रांड की घड़ी और राइट हाथ में ब्रांडेड वाइट कलर का हैंडबैग, और बाल खुले छोड़कर वो एकदम डैशिंग बिजनेस वूमेन लग रही थी। रितु आशा के घर आ चुकी थी अपना जरूरी सामान लेकर और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर की फाइल लेकर। आशा और रितु कार से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जयपुर से दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट थी और उसके बाद दिल्ली से अमेरिका के लिए। वो लोग जयपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली वाली फ्लाइट्स की बिजनेस क्लास में बैठ गए। फ्लाइट से टेक ऑफ किया तो आशा ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से कुछ देर बाद ही उनकी अमेरिका के लिए फ़्लाइट थी। आशा दिल्ली एयरपोर्ट पर कैलिफोर्निया वाली फ़्लाइट में बैठ गई। जब वो फ़्लाइट में चढ़ रही थी, तब उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। आशा अपनी जगह पर आकर बैठ गई और उसके बगल में ही रितु भी बैठ गई थी। आशा के पास पिछले कुछ सालों से कोई फीलिंग्स नहीं थी। खुशी, गम, गुस्सा, प्यार, किसी भी तरह की कोई भावना जाहिर नहीं करती थी वो। लेकिन आज एक अजीब सा एहसास उसे हो रहा था, इसलिए उसे एंजाइटी महसूस हो रही थी। आशा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने रितु से कहा, रितु, आई एम नॉट ओके, हमें फ्लाइट से उतरना चाहिए। क्या हुआ आशा अचानक से? अभी तक तो ठीक थी तुम। रितु ने आशा के माथे पर हाथ लगाकर पूछा। नहीं पता रितु, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग इस फ्लाइट से अमेरिका नहीं जा सकते। अभी हमें उतरना चाहिए। अगर तबीयत ठीक हो गई तो नेक्स्ट फ्लाइट बुक कर लेंगे। आशा ने अपनी बिगड़ती तबीयत को महसूस करते हुए कहा। रितु ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, ओके वेट, मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ कि नेक्स्ट फ्लाइट कब की है। कहकर रितु ने मैनेजर को कॉल लगा दिया। आशा ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, रितु, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मेरा मैनेजर नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते नहीं, बल्कि बॉस होने के नाते ऑर्डर दे रही हूँ। अभी के अभी फ्लाइट से नीचे उतरो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अगर नेक्स्ट फ्लाइट आज नहीं हुई तो, रितु ने कहा, क्योंकि रितु ये ट्रिप मिस नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट फ्लाइट कभी भी हो, हम उसी से चले जाएंगे। अगर आज ना हुई तो कल चले जाएंगे। पर अचानक तुम्हें हुआ क्या? जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर लेती, तब तक हम वेट करके देख लेते हैं। क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, फ्लाइट से उतरो मतलब उतरो। आशा का गुस्सा देखकर रितु एक बार सहम गई। उसने फ़ोन काट दिया और ऊपर से सामान निकालने लगी। आशा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। आशा हवाई जहाज से बाहर आने के लिए आगे बढ़ गई। ईशान, आशा के कानों में जैसे ही ये आवाज़ सुनाई पड़ी, वो उसके कदम वहीं ठहर गए। आशा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की अपने दोस्त को बुला रही थी। आशा ने उसके दोस्त की तरफ देखा तो वो उसका ईशान नहीं था। ईशान, तुम इतनी लेट रहते हो। अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाती
और बिजनेस क्लास का टिकट भी बर्बाद हो जाता। पहली बार तो बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिला है, वो भी मेरी फ्रेंड की वजह से। उस लड़की ने अपने दोस्त को हल्के से डांट लगाते हुए कहा। बातों से वो दोस्ती की बजाय कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। आशा उसकी बातें सुनकर खुद की और ईशान की यादों में खो गई। जब पहली बार ईशान उसे एयरपोर्ट दिखाने के लिए लेकर आया था और कहने लगा था कि एक दिन हम दोनों भी इस हवाई जहाज में बैठेंगे, और वो भी बिजनेस क्लास में। मैंने सुना है बिजनेस क्लास की सीट बाकी की तरह नॉर्मल नहीं होती, वो एकदम सोफे की तरह होती हैं, और बिजनेस क्लास में कभी कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाते हैं। बस आशा, एक बार मैं खूब सारे पैसे कमा लूँ, फिर तो मैं विदेश की यात्रा ज़रूर करवाऊँगा, वो भी बिजनेस क्लास में। आशा, चले? रितु बैग लिए तैयार खड़ी थी। आशा ने सिर झटक कर कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अमेरिका जा रहे हैं। बस मेरी तबीयत ठीक है अब। आर यू श्योर? रितु ने आशा के चेहरे की तरफ देखकर सवाल किया। तब थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन अभी ठीक हूँ मैं, आशा ने जवाब दिया। ओके, कहकर रितु ने एयर होस्टेस की मदद से सामान वापस रख दिया। आशा आकर अपनी सीट पर बैठ गई और रितु उसकी बगल में। थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और आशा पीछे छूटते अपने देश को देख रही थी। ईशान का ख्याल आते ही आशा का मन शांत हो गया था और तबीयत भी ठीक लग रही थी। करीब 15 घंटे का सफ़र तय करके फाइनली वो कैलिफोर्निया पहुंच चुके थे। वहां पर आशा के मैनेजर ने पहले से ही होटल बुक कर दिया था। आशा को एयरपोर्ट पर कार लेने आई। वो लोग उसमें बैठकर अपने होटल पहुंच गए। होटल में जाकर उन्होंने चेक इन किया और दोनों के अलग अलग कमरे थे। आशा ने रितु से कहा, रितु, तुम फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, फिर मेरे रूम में आ जाना, डिनर के लिए हम बाहर चलेंगे। रितु ने अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आशा, मैं जानती हूँ तुम्हें बाहर जाना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम रूम पर ही कुछ भी मंगवा लेते हैं। आशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है। भले ही ये एक बिजनेस ट्रिप हो, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी ट्रिप स्पॉइल नहीं करूँगी। हम काम के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। रितु को मन ही मन बहुत खुशी हुई। ओके, जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, कहकर रितु अपने कमरे में घुस गई और सामान को एक तरफ रख दिया। आशा बाथरूम में गई और कुछ देर बाद टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर आई। आशा खुद को भी थोड़ा ब्रेक देना चाहती थी, इसलिए उसने इस ट्रिप को 2 दिन से बढ़ाकर 1 हफ्ता कर दिया था। वो कैलिफोर्निया में खुद के लिए क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी, जहाँ कोई काम ना हो। साथ में रितु आई थी, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी, तो उसके साथ टाइम बिताएगी तो थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा बिजी लाइफ से। यही सोचकर उसने इस बिजनेस ट्रिप को वैकेशनल ट्रिप में बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अब यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे बाकी की कहानी। तब तक के लिए आपको यदि कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।